नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 5 मई 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो भाई, केरला के पिनराई विजयन साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, अभी के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन गए हुए हैं। इनको गरियाया जा रहा है। क्यों गरियाया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी वीपी जॉय को भेजा है गुजरात में, गुजरात के ई गवर्नेंस डैशबोर्ड सिस्टम को स्टडी करने के लिए। तो अब इस रिस्पेक्ट में क्यों यहाँ पे सीपीआई एम की जो सरकार है, एलडीएफ की, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्रिटिसाइज कौन कर रहा है? अपोजिशन का कांग्रेस लेड यूडीएफ कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। फिर भाई यहां पे, इन द टाइम ऑफ वॉर इंडिया विल हैव टू फाइंड अ वे ऑफ बिल्डिंग टाइज विद यूरोप विदाउट अपसेटिंग रशिया। अभी क्या है कि 3 नेशन की विजिट हुई है यहाँ पे मोदी जी की। अब इस समय पे यूरोप के साथ इंडिया इंगेज कर रहा है, तो कहीं रशिया नाराज तो नहीं हो जाएगा। तो अब इस रिस्पेक्ट में कैसे साइमल्टेनियसली रशिया यूरोप दोनों के साथ इंगेज कर सकता है इंडिया, इसमें इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी की जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पे नजर आएगी। ओवरऑल यहाँ पे ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये इंडिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे। रशिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, इन सबको प्रॉपरली कैसे मैनेज किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। फिर बात कर रहे हैं इनएविटेबल इंक्रीज, द आरबीआई इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट वाज लॉन्ग ओवरडू। तो भाई देखिए, यहां पे आज ही के करंट अफेयर से मैंने आपको बताया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है अपना रेपो रेट। तो ये बहुत लंबे ही समय पे ही पहले ही कर देना चाहिए था, बट इसको करने में थोड़ी देरी लग गई है। इस पर्टिकुलर न्यूज को एनालाइज करेंगे। फिर भाई जो प्रशांत किशोर साहब हैं, इन्होंने तेलंगाना के लिए यहाँ पे अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज दी हैं। देखिए, प्रशांत किशोर अपने आप को एक बिल्कुल मास्टर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की तरफ यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि कैसे हम बीजेपी को 2024 के जनरल इलेक्शंस में हरा सकते हैं। अब इस रिस्पेक्ट में तेलंग राष्ट्र समिति के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं। ये अनाउंसमेंट्स ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने प्रशांत किशोर के साथ डिस्कशन के बाद किए हैं। लेकिन टीआरएस के सामने यहाँ पे कितने बड़े चैलेंजेस हैं। बीजेपी कौन सी सिचुएशन में है? क्या 2023 का तेलंगाना का इलेक्शन टीआरएस जीत पाएगा? क्या इनकी इलेक्टोरल सिचुएशन तेलंगाना में स्ट्रांग है? इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल आर्टिकल है, बट नॉलेज के लिए यहाँ बहुत कुछ है। और नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्पीड बम्प्स, यस बट नो ब्रेकडाउन। नेपाल की इकोनॉमिक हालत के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। नेपाल इस समय पे फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी में कहाँ पे खड़ा हुआ है, इंडिया के साथ रिश्ते ये कैसे मेंड कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में एक दो अच्छे भी पॉइंट दे रखे हैं। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। तो ये 5 आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको लेक्चर का नोटिफिकेशन इमीडिएटली अवेलेबल करवा दूंगा। डेली के बेसिस पे जो लेक्चर्स बनाता हूँ, उनकी जो भी पीडीएफ होती हैं, अगर मैंने पीपीटी में एक्सप्लेन किया तो वो भी टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट हो जाती हैं। चैनल पे दोस्तों ज्वाइन का बटन एक्टिवेट हो चुका है और सुपर थैंक्स भी एक्टिवेट हो चुका है। तो अगर आप दोनों में से कुछ भी दबा के हेल्प कर सकेंगे तो दैट विल बी स्पेसिफिकली हेल्पफुल। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, इस पर्टिकुलर चैनल के इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है भाई। तो केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन साहब ने पॉलिटिकल स्टॉर्म यहां पे ट्रिगर कर दिया। इन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी वीपी जॉय को भेजा गुजरात। क्यों? गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर का ई गवर्नेंस डैशबोर्ड सिस्टम है, इसको यहाँ पे स्टडी करने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अच्छी चीज हुई है, उसको पढ़ने के लिए यहाँ पे केरला से एक इंडिविजुअल को भेजा गया है, सीनियर ब्यूरोक्रेट को भेजा गया है। तो ये तो एक अच्छी बात है। इसको आप कह सकते हो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल है कि भाई दूसरा स्टेट जो अच्छा कर रहा है, आप वहां से उससे कुछ सीखो। लेकिन केरला में इसको लेके पॉलिटिक्स शुरू हो गई। जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, कांग्रेस लेड, जो कि एलडीएफ के अगेंस्ट में, अपोजिशन में, उसने बोला कि यार ये क्या कर रही है एलडीएफ की सरकार, तुम गुजरात के मॉडल की तारीफ कर रहे हो। अरे गुजरात का मॉडल तो एकदम फर्जी है, केरला कैसे गुजरात से सीखेगा। तो मतलब यहाँ पे पॉलिटिक्स आ गई है। गुड गवर्नेंस की बजाय यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है ओवरऑल, एक लर्निंग विजिट को लेके। ठीक है। देखिए, अक्सर का जो केरला के चीफ मिनिस्टर साहब है पिनराई विजयन साहब, और उनकी पार्टी ने गुजरात मॉडल के प्रति कंटेम्प्ट दिखाया है, घृणा दिखाई है। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए गुजरात में लंबे समय से बीजेपी का राज रहा है। मोदी जी कह सकते हो कि वहां पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, और बाद में विजय रूपानी बने वहां के चीफ मिनिस्टर। तो वो जो कुछ भी हो रहा है उसको बीजेपी के साथ एसोसिएट किया जाता है, और बीजेपी के एंटी खेमे में है आपका लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएम है, तो मार्क्सिस्ट है। तो सीपीआई एम की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो ये है कि यार ये गुजरात वाला मॉडल बेकार है। अब इस बीच में सीपीआई एम का ही एक ब्यूरोक्रेट जाके गुजरात मॉडल को सीखने की कोशिश करता है, तो अपोजिशन को गरिया रहा है। पॉलिटिक्स तो केरला में भी होती है। और अगर आप देखो तो 2013 में कुछ ऐसा ही होता। 2013 में कांग्रेस लेड यूडीएफ की सरकार थी और अपोजिशन में बैठा था एलडीएफ, पिनराई विजयन साहब। उस समय पे यूडीएफ सरकार के एक लेबर मिनिस्टर थे जिनका नाम था शिबू बेबी जॉन। ये भी गुजरात गए थे। ये पहले दिल्ली गए थे और दिल्ली से वापस आते वक्त ये गुजरात चले गए थे। और गुजरात के ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से इनको ये स्टडी कर रहे थे।
अब जब यूडीएफ की तरफ से इनके लेबर मिनिस्टर गुजरात गए थे तो उस समय पे सीपीआईएम जो कि अभी की रूलिंग पार्टी है उसने बवाल मचाना शुरू कर दिया था कि ये कैसे हो गया, गुजरात कैसे जा सकते हो, ये सब फर्जीवाड़ा है, तुम गलत कर रहे हो। बाद में जब ये शिबू बेबी जॉन 2013 में वापस केरला लौट के आए तो उन्होंने बोला कि यार गुजरात के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कुछ खास नहीं है, हमारे मतलब के नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सीपीआईएम ने डिमांड की कि शिबू बेबी जॉन को इस्तीफा देना चाहिए मिनिस्टर के पद से, ये इन्होंने गलत किया है, गुजरात मॉडल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब जब खुद पिनराई विजयन यहाँ पे ताकत में आ गए, सीपीआईएम यहाँ पे ताकत में आ गई है, तो इन्होंने भेजा जब अपने ब्यूरोक्रेट को, तब इनके अगेंस्ट अपोजिशन आने लगा। बट ये देखिए होना नहीं चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में। देखिए केरला भी देश का एक स्टेट है, गुजरात भी देश का एक स्टेट है। अगर दोनों स्टेट्स एक दूसरे से सीखें तो इससे भलाई तो लोगों की होगी ना, इसमें पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो हो रही है यहाँ पे। फिर अगर आप देखो 2009 में सीपीआईएम के एक एमपी थे एपी अब्दुल्ला कुट्टी, उन्होंने उस समय पे गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर दी। मोदी जी उस समय तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में। तो जब मोदी जी की तारीफ की एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने, तो उनको सीपीआईएम से निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कांग्रेस से ये 2 बार एमएलए बने। बाद में उनको कांग्रेस से भी इसलिए निकाल दिया गया कि मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। फाइनली इनको बीजेपी में ले लिया गया। अभी के लिए अब्दुल्ला कुट्टी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के। ठीक है। तो कुल मिला के पॉलिटिक्स बीजेपी वर्सेस एलडीएफ की हो चाहे यूडीएफ की हो, ये पहले भी चलती रही है। ओके। अब एक बीजेपी रूल्ड स्टेट से अगर आप कुछ सीखते हो, कुछ गड़बड़ तो होनी नहीं चाहिए। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के सुरेंद्रन साहब क्या बोलते हैं कि चूंकि यहां पे चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया है चीफ मिनिस्टर डैशबोर्ड सिस्टम को स्टडी करने के लिए, इसका मतलब यह है कि गुजरात मॉडल को एक्सेप्ट करता है केरला, गुजरात मॉडल को अच्छा बता रहा है केरला। तो अब इस बात को लेकर यहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू हो गया। अब गुजरात मॉडल अगर कुछ चीजों में अच्छा है तो उसको मानने में हर्ज क्या है, अगर केरला का मॉडल कुछ चीजों में अच्छा है तो उसको मानने में हर्ज क्या है। दोनों से ही लोगों की भलाई होगी। और यहाँ पे लोगों की भलाई के बावजूद पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी के बेसिस पे अगर यहाँ पे पॉलिटिशियंस बहस कर रहे हैं, तो अब आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि लोगों का भलाई से ज्यादा यहाँ पे पॉलिटिशियंस के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। फिर भाई आप देखो गुजरात सीएम डैशबोर्ड की यहाँ पे बात की है। 2019 में इसको चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी के अंदर बनाया गया था। ई गवर्नेंस मार्वल है। इसमें 3400 इंडिकेटर्स 20 गवर्नमेंट सेक्टर्स के 440 वर्क सर्विसेज और एपीआई को स्टडी किया जाता है। 183 ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस इसमें रजिस्टर्ड है। फर्स्ट ऑफ काइंड इनिशिएटिव है आप कह सकते हो। और यहाँ पे जो जॉय साहब हैं जो चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने एक्चुअली में तारीफ की इस पर्टिकुलर ई गवर्नेंस सिस्टम की। उसने बोला है कि भाई पब्लिक सर्विसेज की प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, बेनिफिशरीज का फीडबैक यहाँ पे रजिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर देख सकता है कि बेसिक सर्विसेज ग्राउंड लेवल पे किस प्रकार से इंप्लीमेंट हो रही है, स्टेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, स्ट्रीट लाइट कैसे काम कर रही है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मिस्टर जॉय ने इस चीज की तारीफ की। और मिस्टर जॉय ने यह भी बोला कि केरला में भी एक ऐसा ही सेंटर खोलने की जरूरत है जैसा सेंटर गुजरात में खुला हुआ है। ठीक है ना, गुजरात में विद्या समीक्षा केंद्र कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर स्कूल्स, ये गुजरात में खुला हुआ है। कुछ ऐसा ही केरला के अंदर खोलने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गुजरात की तारीफ तो देखो हुई है। ओके, अच्छा ऐसा नहीं है कि केरला आईटी इनेबल्ड गवर्नेंस में पीछे है। ठीक है ना, केरला में भी स्टैटिस्टिक्स हैं मॉनिटर करने के लिए 471 डैशबोर्ड्स को 38 डिपार्टमेंट्स में, और उनको 53 वेबसाइट्स के साथ जोड़ के रखा गया है। बट अगर केरला के सिस्टम को गुजरात के किसी सिस्टम से कंपेयर करके इंप्रूव किया जा सकता है तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये समझना यहाँ पे जरूरी है। ये पॉलिटिशियंस को भी समझना चाहिए यहाँ पे। फिर बात करते हैं अगले टॉपिक की। इंडिया विल हैव टू फाइंड अ वे ऑफ बिल्डिंग टाइज विद यूरोप विदाउट अपसेटिंग रशिया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की 3 नेशंस की विजिट है। सबसे पहले भाई ये पहुंचे आपका जर्मनी, उसके बाद ये पहुंचे हैं आपका डेनमार्क में, डेनमार्क में नॉर्डिंग बीट हुई है, और उसके बाद ये जा रहे हैं फ्रांस मिलने के लिए इमैनुअल मैक्रोन के लिए। एक आम आदमी को भैया कितनी जगह पे वीजा लगाना पड़ेगा इन कंट्रीज में जाने के लिए, यहाँ पे भाई बिल्कुल ही रॉयल तरीके से मोदी जी के, खैर वो देश के हित के लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ है। देखिए यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो अपनी सबसे बड़ी सिक्योरिटी क्राइसिस को झेल रहा है एट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। जर्मनी में मिस्टर मोदी और चांसलर ओलाफ शोल्स, इन्होंने रीइटरेट करी पार्टनरशिप। जर्मनी ने बोला कि भाई हम $10 बिलियन का असिस्टेंस देंगे, किसको, भाई इंडिया को। कोपनहेगन में मिस्टर मोदी जी ने इंडिया नॉर्डिक समिट, सेकेंड इंडियन नॉर्डिक समिट में पार्टिसिपेट किया। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सबके लीडर्स थे यहाँ पे। और फाइनली आखिरी लेग में प्राइम मिनिस्टर जाएंगे पेरिस, और वहां पे रिसेंटली इलेक्टेड इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी मिलकर बातचीत करेंगे। बायलेटरल इश्यूज के ऊपर बातचीत होगी, लेकिन एक मेजर बातचीत रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के ऊपर भी होगी। जर्मनी के साथ मीटिंग में भी हुई, डेनमार्क में भी हुई, और अब कहीं ना कहीं पेरिस में भी होने वाली है। नई दिल्ली की जो न्यूट्रल पोजीशन है ना इस यूक्रेन की वॉर को लेके,
इसको लेके कई वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया के ऊपर बहुत इंटेंस प्रेशर डाला है कि भाई आप रशिया को क्रिटिसाइज कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया रशिया के प्रति बहुत हद तक न्यूट्रल रहा है। और यूक्रेन में, सॉरी, यूक्रेन वॉर के बाद स्वीडन, डेनमार्क और इन नॉर्डिक कंट्रीज में जो सिक्योरिटी के आप कह सकते हो पैरामीटर्स है ना, जो सिक्योरिटी के ओवरऑल सामंजस्य है, वो यहां बदल चुके हैं। अगर आप देखो तो नॉर्डिक फाइव, ये जो 5 कंट्रीज हैं, स्वीडन और फिनलैंड बहुत हद तक अपनी न्यूट्रलिटी को छोड़ने पर उतारू बैठे हैं। अब चूंकि स्वीडन और फिनलैंड का एक अच्छा खासा बॉर्डर, फिनलैंड का तो खैर बहुत ही बड़ा बॉर्डर लगता है रशिया के साथ, स्वीडन का एक छोटा बॉर्डर लगता है रशिया के साथ, ये बिल्कुल ही बैकयार्ड में है रशिया के। तो कल की डेट में रशिया इनके ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में यहां पे हो सकता है स्वीडन और फिनलैंड यहां पे नाटो ज्वाइन कर ले। हालांकि रशिया ओपन वार्निंग इशू कर चुका है कि अगर तुमने नाटो ज्वाइन किया तो तुम्हारे ही बॉर्डर पे न्यूक्लियर वेपन्स मिसाइल लगा देंगे और तुम्हारे यहां पे धावा बोल देंगे। तो मतलब हालात यहां पे काफी खराब है। ठीक है। जर्मनी में अगर आप देखो तो यूक्रेन क्वेश्चन को लेकर जब बातचीत हुई तो जर्मनी, अब देखिए जर्मनी की भी रशिया के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशन है काफी तगड़े हैं। जर्मनी की गैस रिक्वायरमेंट्स का 40% रशिया से इंपोर्ट किया जाता है। ओके, बहुत हद तक अगर आप देखो तो जर्मनी रशिया इस वॉर के चलते डिफेंस स्पेंडिंग अपनी बढ़ा रहा है, लेकिन वेस्टर्न सैंक्शंस को सपोर्ट किया है, लेकिन सीधे सीधे वेपन्स यूक्रेन के पास नहीं भेज रहा है। अगर आप देखो तो बहुत से नाटो मेंबर्स ने सीधे सीधे वेपन्स यूक्रेन के पास भेजे, लेकिन जर्मनी और आपका टर्की, ये कुछ ऐसी नाटो कंट्रीज है जिन्होंने सीधे सीधे वेपन्स जर्मनी के पास, सॉरी, यूक्रेन के पास नहीं भेजे हैं। मिस्टर ओलाफ शोल्स, जो कि इस समय पे जर्मनी के चांसलर हैं, इन्होंने ओपनली बोला है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कि भाई ये सेंसलेस मैटर बंद करो, अपने ट्रूप्स वापस खींचो, लड़ाई बंद करो। मोदी जी ने सीधे सीधे तो धमकी नहीं दी, मोदी जी ने बोला कि भाई इस जंग से कोई भी विक्टोरियस नहीं निकलने वाला है, केवल डायलॉग से बातचीत होगी, सब लोग यहाँ पे हारने वाले हैं। तो यूक्रेन को लेकर स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिए गए हैं। हालांकि इंडिया का स्टैंड भी वही है और यूरोपियन कंट्रीज का जो ओरिजिनल स्टैंड था उनका स्टैंड भी यही है। बायलेटरली अगर बात की जाए तो जर्मनी ने ओपनली बोला कि एशिया में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है जर्मनी का तो वो भाई इंडिया है। हालांकि चाइना भी है, बोलने की बातें होती हैं यहाँ पे। फिर अगर आप देखो तो यूरोप एक बहुत ही सिक्योरिटाइज्ड अप्रोच रखने वाला है। आगे आने वाले समय में यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से यूरोप के अंदर एक डर सा बैठ गया है कि रशिया कभी भी उनके ऊपर अटैक कर सकता है, और रशिया कभी भी उनके ऊपर अटैक कर सकता है, इस बात को यूएसए यूटिलाइज करके वेपन्स पे वेपन्स बेच रहा है यूरोप को। और यूएस के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी है जो चाहती है कि यूक्रेन वॉर यहाँ पे चलता रहे। तो आगे आने वाले समय में इंडिया के लिए काफी मुश्किल होगा साइमल्टेनियसली रशिया के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ इंगेज करना, क्योंकि यूरोपियन यूनियन वर्सेस रशिया, ये डिबेट लंबे समय तक चलने वाली है। दोनों ही इस समय पे आइडियोलॉजिकली अपोजिट खड़े हुए हैं यूक्रेन के मुद्दे को लेके। कल की डेट में यूक्रेन वॉर बंद भी हो जाता है तो भी लंबे समय तक रशिया को मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट की निगाह से देखा गया यूरोपियन यूनियन, और इसीलिए इंडिया जैसी कंट्रीज के साथ मुश्किल हो जाएगा कि वो रशिया के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ साइमल्टेनियसली एंगेज करें। हम तब कर सकते हैं जब हम अपनी चाइना जैसी इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। वैसे इंडिया की इकोनॉमिक पावर बहुत बड़ी है और बहुत हद तक हम रशिया के साथ भी और यूरोपियन यूनियन के साथ भी बायलेटरली इंगेज कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर इसका प्रेशर आ रहा है कि हम इंगेजमेंट ना करें। इस प्रेशर को थ्वार्ट करने के लिए हमें अपनी इकोनॉमिक पावर को, अपनी स्ट्रैटेजिक क्लाउड को, अपनी हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेटिक पावर, सबको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये जो एंग्री रशिया है इसके साथ भी हमारी दोस्ती बनी रहे और यूरोपियन यूनियन के साथ तो देखो बनी ही रहे। ठीक है भाई, ये ओवरऑल यहाँ पे टॉपिक था। नेक्स्ट चलते हैं, इनएविटेबल इंक्रीज। द आरबीआई इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट वाज लॉन्ग ओवर टू। देखिए भाई, फाइनली यहाँ पे पेनी हैज बीन ड्रॉप्ड। लंबे समय तक इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था आरबीआई। पिछले 45 महीनों से देखा जाए तो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस से पिछले 45 महीनों में पहली बार जो रेपो रेट है उसको यहाँ पे बढ़ाया गया है। रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया, 0.4% बढ़ाया गया। मैंने आज की करंट अफेयर्स में बताया 1 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 0.01%। तो अभी के लिए जो रेपो रेट है वो 4 से बढ़ के 4.4% हो चुका है। फाइनली यहाँ पे आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने बोला कि भाई बहुत लंबे समय से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अब अगर इन्फ्लेशन और बढ़ते रहा तो जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डीरेल हो जाएगी, हम स्टैगफ्लेशन की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे यूक्रेन वॉर भी रिस्पॉन्सिबल है, बहुत हद तक ग्लोबल सप्लाई चेन्स टूट गई, इंटरनेशनल मार्केट्स में कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वीट हो, एडिबल ऑयल हो, क्रूड ऑयल हो, कोल हो, और उसका इंपैक्ट इंडियन हाउस होल्ड्स के ऊपर पड़ रहा है। इन्फ्लेशन लंबे समय से चल रहा है। अगर आप परसेप्शन की बात करो तो 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन लगातार पिछले 2 सालों से चल रहा है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से ऑफिशियली जो इन्फ्लेशन रहा है सीपीआई, वो 6% के ऊपर रहा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स तो 11-12% के लगभग पे चल रहा है। तो अब अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस
कम इंटरेस्ट रेट रखे, ज्यादा लिक्विडिटी रखी मार्केट में, तो इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ सकता है कि भाई ग्रोथ पे इंपैक्ट आने लगेगा और आगे आने वाले 7-8 महीनों में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहां पे ओवरऑल ये जो रेपो रेट था इसको बढ़ाना जरूरी था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यहाँ पे अर्जेंट बेसिस पे एक डिसीजन लिया है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई आश्चर्य मत रखिएगा कि आगे आने वाले समय में इसको फर्दर बढ़ाया जाए, 4.4% को 4.6 कर दिया जाए या 5% तक भी लेके जाया जाए। दिस इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि देखिए एकदम से 4% से 4.4 करने में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। इन्फ्लेशन की जो मार्च है ना वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि बहुत हद तक एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी ये इन्फ्लेशन डिपेंड कर रहा है। ओवरऑल इकोनॉमी कहीं ना कहीं बैटर हो रही है। जीएसटी कलेक्शंस अच्छे हुए हैं, कहीं ना कहीं धंधा चालू है, बट फिर भी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है ग्राउंड पे। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि फर्दर आगे आने वाले समय में इस इन्फ्लेशन को और बढ़ाया जाए। फिर यहां पे बताया जा रहा है कि भाई यूक्रेन वॉर के चलते जो ग्लोबल ग्रोथ है 2022 में वो कम हो सकती है। जो इन्फ्लेशन है इस यूक्रेन वॉर के चलते वो 2.6% बढ़ सकता है और एडवांस इकोनॉमी में 5.7% तक पहुंच सकता है। इनफैक्ट मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन इस यूक्रेन वॉर के चलते 2.8% तक बढ़ सकता है। और रिसेंटली आपने ये न्यूज भी सुनी होगी कि यूएस फेडरल रिजर्व भी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन कर रहा है। इसने भी अपने बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स को 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया है। तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो आरबीआई का भी यहां पे एक स्टेप लेना बहुत लाजमी था, बहुत लॉजिकल था। इट वॉज अ स्टेप टेकन लेट, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। और यहां पे एक और इशू है, चाइना में जो कोविड के इन्फेक्शन है वो फिर से फैलने शुरू हो गए। अगर पूरी दुनिया में कोविड के इन्फेक्शन फिर से फैलने शुरू होते हैं तो भी उस केस में इन्फ्लेशन पे हमको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, तो नो डाउट यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। इसकी जरूरत थी कि 4 से 4% मतलब रेपो रेट को बढ़ाया जाए, बढ़ाया भी गया है। अब इसका कितना इम्पैक्ट आएगा इन्फ्लेशन के ऊपर ये आगे आने वाले 1 से 2-3 महीनों में पता चलेगा। और अगर प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं निकल पाया, इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, तो शायद सरकार और बढ़ाए रेपो रेट को आगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। अ स्क्रिप्ट फॉर नेशनल फुटप्रिंट, अ तेलंगाना ये हैट्रिक। यहां पे मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। पिछले कुछ, आप कह लो 1 महीने से, आप प्रशांत किशोर की ये बातचीत सुन रहे होंगे। पहले इन्होंने आपके लिए स्ट्रैटेजी की, फिर ये बीच में सुनने में आ रहा था कि कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, फिर कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन नहीं की, अब इन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को डिवाइस कर रहे हैं। तो इधर से उधर, उधर से उधर ये सुनते नजर आ रहे हैं। फिर ये जो आईपैक नाम का ग्रुप था, इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो जिसके साथ प्रशांत किशोर एसोसिएटेड थे, इसको उन्होंने छोड़ दिया। कुल मिला के यहाँ पे प्रशांत किशोर अपने आप को डिस्प्ले कर रहे हैं एक ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की तरह जो कि 2024 में बीजेपी को हरा सकता है। उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज, एक्शंस, बहुत सारा प्लान यहाँ पे जो प्रशांत किशोर है वो डिवाइस करते नजर आ रहे हैं। अब पहले तो ऐसा लगा कि ये कांग्रेस की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए सुनने में आ रहा है कि ये तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ जुड़ गए हैं। और हैदराबाद में रिसेंटली तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कुछ अनाउंसमेंट्स की एक मीटिंग में, और इन अनाउंसमेंट्स में एक नेशनल फुटप्रिंट देने की बात की है तेलंगाना राष्ट्र समिति को। आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को यहां पे ओवरऑल चैलेंज करने की बात की है तेलंगाना राष्ट्र समिति ने। और ऐसा बताया जा रहा है कि रिसेंटली ही प्रशांत किशोर ने जो भी आइडियाज दिए हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति को, उन्हीं आइडियाज को बोलते हुए के चंद्रशेखर राव यहां पे नजर आ रहे थे। लेकिन ओवरऑल जहां पे बीजेपी को हराने की बात हो गई, ठीक है भाई, आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना रहे हो, 2023 तक बीजेपी हारे, 2024 तक, ये यहां पे टारगेट है। लेकिन जो सबसे पहला आप कह लो चैलेंज है इस समय पे तेलंगाना राष्ट्र समिति के सामने, वो ये है कि भाई तुम 2023 का इलेक्शन जीत पाओगे कि नहीं जीत पाओगे तेलंगाना की असेंबली का। देखिए किसी भी राज्य की सरकार के लिए सबसे पहला आप कह लीजिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई राज्य के इलेक्शन जीतो, राज्य के अंदर तो अपनी सरकार स्थापित करो, केंद्र की बात बात में करना। तो अब यहां पे ओवरऑल तेलंगाना राष्ट्र समिति की मोस्ट प्रॉब्ली राज्य के अंदर जो जीत की स्ट्रेटजी है ना, इसको भी यहां पे प्रशांत किशोर शायद डिवाइस करते हुए नजर आएंगे। वो कितनी इफेक्टिव होगी, कितनी इफेक्टिव नहीं होगी, वो एक अलग बात है। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो पिछले 2 टर्म में तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार आई है, 8 साल से सरकार चल रही है। 2023 में आप कह सकते हो कि इलेक्शन होने वाले हैं तेलंगाना के अंदर। तो तीसरे टर्म के लिए यहाँ पे तेलंगाना राष्ट्र समिति की पार्टी लड़ेगी तेलंगाना के अंदर अपनी जीत बनाने के लिए। तो एंटी इनकम्बेंसी वाला एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। बहुत सारे ऐसे प्रोमिसेस हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो इन्होंने पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किए हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोड़ दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल गाजियावाल, जो मिस्टर
चंद्रशेखर राव की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिद्दीपेट, जो कि मिस्टर चंद्रशेखर राव की नेफ्यू की कॉन्स्टिट्यूएंसी और फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव। फिर सिरसीला, मिस्टर राव के सन आईटी मिनिस्टर केटी राम राव की कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप कह लो डबल बेडरूम के घर बनाए गए। बाकी बहुत सारे तेलंगाना की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डबल बेडरूम के घर नहीं बनाए गए। फिर भाई मिशन भागीरथ था, जिसका टारगेट था कि टैप वाटर प्रोवाइड करेंगे। पूरे तेलंगाना के अंदर केवल 40% हाउस होल्ड्स को टैप वाटर प्रोवाइड किया गया। फिर भाई राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई डिमांड, हर घर में बिजली रहेगी, हमेशा बिजली रहेगी, ये पर्टिकुलर प्रॉमिस भी टूट गया। और रिसेंटली पूरे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी कट रही है उसमें तो बिल्कुल ही टूट गया है। फिर जो नई 23 डिस्ट्रिक्ट्स बनी है, इनके मिस मैनेजमेंट की भी खबरें निकल के आ रही हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार, जो पार बॉइल्ड राइस पैदा होता है तेलंगाना में, उसको पूरी तरीके से केंद्र को नहीं बेच पाई है। उसके साथ साथ तेलंगाना की जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो बहुत हद तक यहाँ पे हिली हुई है। जो ऋतु बंधु स्कीम चलाई थी तेलंगाना की सरकार ने, इसके लिए जो एनुअल खर्चा है वो 16,000 करोड़ का है। एक नई दलित बंधु स्कीम चलाई थी, जिसके चलते हर दलित फैमिली को 10 लाख रुपए देना था। इसमें जो एनुअल खर्चा था वो 17,000 करोड़ था। आप कह सकते हो तेलंगाना 2014 के बनने के बाद से अब तक 2.41 लाख करोड़ का लोन उठा चुका है। तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन हिली हुई है बहुत हद तक, कि केंद्र की सरकार से मदद मांग रहा है, केंद्र की सरकार से बोल रहा है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट नॉर्म्स के अंदर हमको ज्यादा पैसा मार्केट से उठाने दो। तो ओवरऑल नेशनल ख्वाब आप बाद में रखिए, आप पहले अपने स्टेट के इलेक्शंस जीत जाइए। कुछ ऐसा ही यहाँ पे के वेंकटेश्वरलू, जो इस आर्टिकल के ऑथर हैं, वो लिख रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट है बेस्ड इन हैदराबाद। भले यहाँ पे प्रशांत किशोर के साथ मिलके एक एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर के चंद्रशेखर राव, लेकिन इस कोशिश को करने से पहले आप इस बात को इंश्योर करो कि आप इलेक्शन जीतोगे भी कि नहीं जीतोगे तेलंगाना में। पहली चीज, जो प्रोमिसेस आपने लोगों को किए हैं वो पहले पूरे करो। देखिए तेलंगाना के अंदर टीआरएस के अगेंस्ट तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बीजेपी दोनों बहुत एक्टिव हो रखे हैं। 2023 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का टारगेट होगा कि जैसे ना तैसे करके टीआरएस की सरकार को हटाओ और गद्दी पर बैठो। तो इसीलिए आईपैक के साथ जुड़े मिस्टर प्रशांत किशोर को मोस्ट प्रॉब्ली तेलंगाना राष्ट्र समिति ने यहां पर रिक्रूट सा किया है, और उसके थ्रू अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी लिखवा रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे ये तो देखो बात की बात है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपना जो फुटप्रिंट है तेलंगाना के अंदर वो बढ़ा रही है। जैसे रिसेंटली ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जब इलेक्शन हुए, लोकल इलेक्शन, और जब बाई इलेक्शन हुए दुबाक और हुजूराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वहां पे बीजेपी जीत गई। तो आगे आने वाले समय में टीआरएस का कितना आप कह लो दबदबा चलेगा नहीं चलेगा तेलंगाना के अंदर, दिस विल बी अ थिंग टू सी। प्लस यहां पे बीजेपी एक और फैक्टर को पॉइंट आउट कर रही है। टीआरएस ने बहुत सारी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ गठबंधन किया, जैसे कि एक है ऑल इंडिया मजलिस ई इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, उसके साथ कहीं ना कहीं एक प्रकार का गठबंधन है, इनफॉर्मल गठबंधन है टीआरएस का। तो बीजेपी यहां पे टीआरएस को क्वेश्चन करता है कि यार आप कम्युनल पार्टीज के साथ गठबंधन कर रहे हो। टीआरएस बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाता है कि आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि हिंदू वोट्स को मोबिलाइज करो, मुस्लिम्स के अगेंस्ट कंसोलिडेशन करो, तो इस प्रकार के पॉलिटिकल इल्जाम लग रहे हैं। तेलंगाना अभी से ही वोटिंग मोड में आ चुका है, इलेक्शन मोड में आ चुका है। तो आप कह सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, हल्की फुल्की जानकारी देने के लिए कि तेलंगाना की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, नेपाल के रिस्पेक्ट में बात कीजिए। देखिए जिस प्रकार से श्रीलंका में इकोनॉमिक चैलेंजेस चल रहे हैं, कुछ कुछ नेपाल में भी चल रहे हैं। नेपाल में भी डीप क्राइसिस है, इनके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो आ रखी है, इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप कह सकते हो बहुत बढ़े हुए हैं। ट्रेड डेफिसिट जो था इनका इस फिस्कल ईयर में वो 18 बिलियन डॉलर था। तो कहीं ना कहीं नेपाल में क्राइसिस चल रही है फाइनेंसिस की। बट बोल देना कि नेपाल में श्रीलंका जितनी बड़ी क्राइसिस चल रही है, ये देखिए गलत होगा। श्रीलंका की हालत बहुत ज्यादा खराब है। नेपाल की इकोनॉमिक हालत खराब है बट श्रीलंका जितनी खराब नहीं है। और नेपाल की इकोनॉमिक हालत ऐसी है कि इसको अभी भी इंप्रूव किया जा सकता है। पिछले 67 महीनों में अगर आप देखो तो नेपाल में 7.414% इन्फ्लेशन है। मतलब इस साल नेपाल में 7.14% इन्फ्लेशन रहा है, पिछले 67 महीनों में सबसे ज्यादा रहा है। अगर आप देखो तो जो कंट्री का डेप्ट है एज अ रिस्पेक्ट ऑफ एज अ प्रोपोर्शन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 40% पहुंच चुका है करंट फिजिकल ईयर के सेकंड क्वार्टर के अंदर। ओके, फिर आप देखो जो नेपाल का माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस है, इसको लिक्विडिटी सपोर्ट की यहां पे जरूरत है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जो है, अगर आप देखो 258.64 बिलियन डॉलर्स की थी। अब जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आती है तो पैसा कहां से निकाला जाता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से निकाला जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नेपाल के मिड जुलाई 2021 में थे 1399 बिलियन नेपाली रुपीस, जो कि मार्च 2022 तक आ चुके हैं
1171 बिलियन नेपाली रुपीस। मतलब कहीं ना कहीं फॉरेक्स रिजर्व कंसिस्टेंटली नेपाल के गिर रहे हैं, क्योंकि उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चल रही है। और जब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चलेगी तो आपको फॉरेक्स रिजर्व से निकालना पड़ेगा पैसा। तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की जरूरत है नेपाल की नेशनल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक फ्रंट पे सिस्टमैटिक रिजर्व को, रिस्क को कम करने के लिए। यहाँ पे एक ऐसे प्लान की जरूरत है, कि ऐसी इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत है जहां पे नेपाल सेल्फ सफिशिएंट नजर आए। नेपाल की जो स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी है ना, इसको हम लोग रिजॉल्व कर सके, सॉर्ट आउट कर सके। फिर नेपाल के इकोनॉमिक मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस मिनिस्टर है नेपाल के, जनार्दन शर्मा, इन्होंने क्या किया कि निकाल दिया, सैक कर दिया गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल महाप्रसाद अधिकारी को। बाद में महाप्रसाद अधिकारी को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट कर दिया। तो फाइनेंस मिनिस्टर इनके सेंट्रल बैंक के हेड को सैक कर रहा है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको रीइंस्टेट कर रहा है। तो कुछ ऐसा हो गया ना, कि मोदी जी यहाँ पे, या फिर कह लीजिए निर्मला सीतारमन जी यहाँ पे शक्तिकांता दास को हटा दें, और फिर सुप्रीम कोर्ट बोले कि नहीं, शक्तिकांता दास अपनी कुर्सी पे। तो कुछ इस प्रकार की चीजें नेपाल में हो रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं डैमेज कॉज कर रही हैं। लोगों का जो भरोसा है फाइनेंशियल सिस्टम पे, उसको कम कर रही है। तो अब नेपाल में जरूरत क्या है करने की? भाई रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, इन दोनों को रैशनलाइज करने की जरूरत है। इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे को यहां पे कम करने की जरूरत है। ये जो इनकी इकोनॉमी है, इनकी इकोनॉमी में ऑलरेडी एक इंपोर्ट बैन लगाया गया है। मतलब बाहर से हम चीजें नहीं मंगाएंगे, बाहर से चीजें नहीं मंगाएंगे तो हमको फॉरेक्स में पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं आएगी। प्लस नेपाल के अंदर की जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप करेंगी। लेकिन ये लॉजिक तब काम नहीं करता जब जो चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हो उनको बनाने के संसाधन नेपाल के अंदर ना हो, और कुछ ऐसा ही है नेपाल के अंदर। तो सीधे सीधे एक इंपोर्ट बैन लगा देना, ये भाई देखो सही नहीं होगा। इंपोर्ट बैन यहां पे हटाना चाहिए, कॉम्पिटेंट अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। आप जो एसेंशियल आइटम्स है उनको इंपोर्ट होने दीजिए, और सस्टेनेबल बेसिस पे नेपाल की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कह लो इंडस्ट्री है, उसको आप ये जोर दो कि हाँ भाई वो लोकल लेवल पे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर सके। कुछ अच्छी न्यूज भी निकल के आ रही है नेपाल से। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन रेमिटेंसेस थोड़े बहुत आने लगे हैं, नेपालीज बाहर जाके नौकरी करने लगे हैं। वीजा रिस्ट्रिक्शंस खुलने की वजह से नेपाल में टूरिज्म बूम मार रहा है, बहुत सारे लोग नेपाल में घूमने जा रहे हैं। तो उससे पैसा जाता है, नेपाल की इकोनॉमी को एक पुश मिलता है। ठीक है। फिर अगर आप देखो, श्रीलंका जैसी सिचुएशन नेपाल के अंदर ना आए, इसलिए यहां पे नेपाल को इंटरनेशनल, यहां पे आप कह लो बॉन हॉमी बनानी पड़ेगी। नेपाल को इंडिया के साथ बहुत हद तक इंगेज करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स मत करो, जैसे केपी शर्मा ओली ने ओवरऑल नेपाल और इंडिया के रिश्तों को तबाह करके रख दिया। अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर दौबा, वो इस पर्सपेक्टिव में थोड़ा प्रैक्टिकल लग रहे हैं, और ओवरऑल इंडिया के साथ इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहां पे बताई गई हैं। फिर नेपाल के राष्ट्र बैंक ने जो इकोनॉमी में वल्नरेबिलिटीज को पॉइंट आउट किया है, उन वल्नरेबिलिटीज को रिजॉल्व करने की जरूरत है। ना कि आप उनके गवर्नर को सैक कर दो, ये सब करो। नेपाल के राष्ट्र बैंक ने बताया है कि नेपाल के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिसिट है, रेमिटेंस इनफ्लो कम हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो जो कुछ भी पॉइंट आउट कर रही है वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे नेपाल राष्ट्र बैंक, इसको भाई ग्राउंड लेवल पे सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। ना कि उठा के इनका फाइनेंस मिनिस्टर नेपाल राष्ट्रीय बैंक के गवर्नर को सैक कर दे। ठीक है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक फ्रंट पे नेपाल को तैयार रहना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉल रखना पड़ेगा, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बाहर की कंट्रीज से नेपाल के अंदर आए, जिससे मैसिव स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। चूंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आता है तो नो डाउट लोकल इकोनॉमी बूम करती है, आप कह लो इन ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है वगैरह वगैरह। फिर यूएस ने जो $500 मिलियन का मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन के थ्रू जो आप कह लो डेवलपमेंटल असिस्टेंस दिया है नेपाल को, इसको भी ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना। यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन जैसी इकोनॉमीज को नेपाल में इनवाइट करना कि वो वहां पे आके इन्वेस्टमेंट करें। बहुत ज्यादा प्रो चाइना ना होना, क्योंकि चाइना क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंदर बम्पर लोन देगा और आपका लोन के फॉर्म में अपना गुलाम बना लेगा। यहाँ पे इंडिया की सरकार को भी प्रोएक्टिवली नेपाल के साथ इंगेज करने की जरूरत है। बहुत लंबे समय से नेपाल की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट रही है। इंडिया ने अपनी 1991 की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को बहुत इफेक्टिवली डील किया था, तो नेपाल उससे भी बहुत कुछ सीख सकता है इंडिया से। तो ये सारे फैक्टर्स को कैश ऑन करते हुए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है नेपाल के अंदर, वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं, बशर्ते उनके पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स ना करके लोगों की भलाई के रिस्पेक्ट में सोचें। ये व्यू पॉइंट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिया हुआ है। केवी राजन साहब जो फॉर्मर इंडिया से एम्बेसडर रह चुके हैं नेपाल में, उन्होंने लिखा है। और अतुल के ठाकुर साहब जो कि पॉलिसी प्रोफेशनल है, कॉलमिस्ट है और राइटर हैं, साउथ एशिया के ऊपर लिखते हैं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे आज का एडिटोरियल खत्म होता है। 5 आर्टिकल्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट 1-2 बचे हैं, मैं कोशिश करूँगा उनको अलग से डिस्कस करने में। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लीजिए, जॉइन बटन दबा के हेल्प करें, इफ पॉसिबल क्लिक द सुपर थैंक्स बटन।